देखो कितने पॉइंट पढ़ लिए हमने, 13 पॉइंट पढ़ लिए। 14वें नंबर का पॉइंट है पर्यावरण की क्या परिभाषा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, मानव प्राणी, अन्य जीव जंतु जितने तुम दिखाई देंगे, जितने पेड़ पौधे पृथ्वी पर, सूक्ष्म जीव, उनके मध्य अंतर संबंध क्या है। जल का वायु के साथ, भूमि के साथ, प्राणी मानव के साथ, जीव जंतु के साथ, पौधे का, सूक्ष्म जीव का, इनका सबका संबंध क्या है, वही पर्यावरण। इन यही पर्यावरण या परिभाषा कहाँ लिखी हुई, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लिखी हुई, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लिखी हुई। पर्यावरण की कहीं परिभाषा लिखनी पड़ जाए ना तो इसे लिख दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। अगर ऐसे लिख दोगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, मानवीय प्राणी, अन्य जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव और अन्य उनके मध्य अंतर संबंध सम्मिलित है, तो नंबर पूरे मिलेंगे। 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे फ्री फंड में, कभी कट भी नहीं सकते। पर्यावरण के बारे में लिखने को कहा जाए हो जाए तो किस किस के बीच में संबंध है, वायु के, जल के, भूमि के, मानव प्राणी के, और किसके बीच में, अन्य जीव जंतुओं के बीच में, पौधों के बीच में, सूक्ष्म जीवों के बीच में, उनके बीच में जो अंतर संबंध पाया जाएगा, इनके सबके बीच में जो संबंध पाया जाएगा वही हमारा पर्यावरण सम्मिलित करा जाएगा। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार परिभाषा। समझ बात। 14 पॉइंट पढ़ लिया ना। आज हम 15वें नंबर के पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। अब 15वें नंबर का जो मैं तुमको पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ बड़ा ही खतरनाक है। समझ आई बात क्या। अब मैं समझाऊंगा तो जो पारिस्थितिकी तंत्र उसके कितने प्रकार हो, जो पारिस्थितिक इकोसिस्टम हो कितने प्रकार का हो, पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कितने प्रकार का हो। तो अगर अगला 15वें नंबर का आज हमारा यही पॉइंट करके पढ़ा रहा हूँ मैंने पीछे सारी क्लास से डाल रखी। समझ में आया बात या। तो आज हम पढ़ेंगे जो पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र हो हमारा कितने प्रकार का हो, पारिस्थितिकी तंत्र हो हमारा उसके प्रकार, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। और जो पारिस्थितिक तंत्र होगा 2 प्रकार का होगा। एक तो होगा जो पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम जिसे बोलते हैं, पीछे मैंने सब समझा रखा है इकोसिस्टम क्या हो, परितंत्र क्या हो। पारिस्थितिक तंत्र कह दो या अगर हम पूरा नाम बोलेंगे तो पारिस्थितिक तंत्र, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो परितंत्र बोलेंगे। परितंत्र उसे 2 भागों में बांट सको। परितंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। इको जो सिस्टम होगा ना, जहाँ जीव जंतु रहते हो, बहुत सारा समुदाय रहता हो, बहुत सारे जीव जंतु एक साथ रहते हो, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं, बहुत सारे जीव जंतु जिस स्थान पे क्षेत्र में एक साथ रहते होंगे उसे इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं उसको। समझ बात है। इकोसिस्टम तो इकोसिस्टम वो 2 प्रकार का होगा। नंबर फर्स्ट, एक तो होगा नेचुरल, एक होगा मैन मेड होगा। नेचुरल होगा, नेचुरल का मतलब वो प्रकृति के द्वारा ही बनाया गया होगा इकोसिस्टम। जितने भी आसपास तुम देख रहे हैं ना, तालाब देखा तुमने, वो हमने थोड़ा ही बनाया हो। अगर मनुष्य ने बनाया ना तो फिर वो प्राकृतिक इकोसिस्टम, मानव निर्मित इकोसिस्टम है वो। एक तो हो सके कृत्रिम, एक होगा हमारा प्राकृतिक। तो दुनिया में जितने भी इकोसिस्टम है ना, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी जितने भी इकोसिस्टम है वे 2 भागों में बांट सकते। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर क्या तो प्राकृतिक होगा, या दूसरे नंबर पर कृत्रिम होगा। क्या तो प्रकृति ने बनाया होगा, प्रकृति ने बनाया होगा तो फिर मनुष्य ने बनाया होगा। तो पहले नंबर का हो जो हमारा होगा, पहले नंबर का उसका नाम होगा हमारा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक। दूसरे नंबर का जो हमारा होगा, दूसरे नंबर का हमारा होगा वो होगा कृत्रिम, आर्टिफिशियल होगा, मानो मैन मेड भी बोल सकते हैं इसे, ये नेचुरल होगा। तो जो हमारा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होगा उसे हम प्रकृति में जहाँ भी तुम्हें इकोसिस्टम दिखाई देगा। क्या है इकोसिस्टम? जहाँ बहुत सारे जीव एक साथ रहते हो, बहुत सारे जीवों की जनसंख्या एक साथ रहती हो, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। आया समझ में। जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे जीव एक साथ रहते हैं, ये भी पूरा एक इकोसिस्टम है। समझ में आई बात है। जंगल में चले गए तुम, साइलेंट वैली में चले गए तुम, वहाँ भी वो भी पूरा एक इकोसिस्टम है। राजाजी नेशनल पार्क में घूमने चले गए, चिल्ला में चले गए घूमने, यहाँ थी वो भी इकोसिस्टम। समझ में बात है। वहाँ जानवर भी, कई प्रकार के जानवर मिलेंगे तुम्हें एक साथ, वहाँ पेड़ पौधे भी बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारी स्पीसीज मिलेगी। तो समझ जाओ हमारा इकोसिस्टम है, वो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है। लेकिन वो प्राकृतिक है, वो हमने नहीं बनाया, प्राकृतिक हो। अब इसे भी हम 2 भागों में, कई भागों में बांट सके। जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक जो नेचुरल इकोसिस्टम है, उसको कई भागों में बांट सके। अब इसे ये कौन सा होगा, इसे तो हम घर ही बना ले। तुम देखा हमारे यहाँ से जो उस वाले कमरे में मछली तैरती रहती थी, उसके अंदर हमने दाना में डाल दिया, आर्टिफिशियल तरीके से हमने उसके अंदर पेड़ पौधे भी तैयार कर दिए। मछली को लग रहा है पेड़ पौधे उसका बेवकूफ बना रखा मछली को तो ये लग रहा है उसके लिए तो पेड़ पौधे हैं, उसका बेवकूफ बना रखा। ऊपर तो उसके लिए भोजन भी डाल लें। समझ एक बात है। 4-5 जीव एक साथ भी होंगे, उसके साथ छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते होंगे उसमें। समझ एक बात है। तो उसके लिए हमने ना जो हमने खुद जो एक्वा फिशिंग है, इसे एक्वा फिशिंग है ना, ये मानव निर्मित है, इसे हम कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, इसे हमने तैयार कर लिया। समझ में आया बात यार। ऐसा बहुत सारी चीजें मनुष्य ने तैयार करी। इस तरह हम अपने बगीचे में कोई स्विमिंग पूल तैयार कर दो, या फिर एक अलग प्रकार का तालाब बना दो, जोड़ बनाया, जोड़ तो मनुष्य ने बनाया, फिर उसके अंदर आसपास सारे जीव अपने स्टार्ट हो गए। तो कौन सा? मानव निर्मित हो। बात समझ में आया बात यार। अब जो प्राकृतिक 2 प्रकार का हो सके, जो प्राकृतिक हो सकता हो जल के अंदर हो,
या हो सकता है वो स्थल के अंदर हो। दोबारा फिर समझ लो, जो प्राकृतिक है ये भी दो प्रकार का जो परितंत्र हो, दो प्रकार का। नंबर पर एक तो प्राकृतिक है, एक कृत्रिम होगा। परितंत्र कह दो, पारिस्थितिक तंत्र कह दो। मैं बार बार परितंत्र बोल रहा हूँ ना, तो परितंत्र दो प्रकार का, एक तो प्राकृतिक, एक कृत्रिम हुआ। अब जो कृत्रिम प्राकृतिक सिर्फ दो भागों में बांट लो। हो सकता है जो प्राकृतिक होगा वो स्थल पर होगा, स्थल खंड पर जहां हम बैठे हुए, यहाँ नहीं हुआ तो फिर जल के अंदर होगा। समझ आई बात है? तो दो तरीके का होगा, एक तो स्थलीय हो सके, एक जलीय हो सके। क्या तो वो स्थलीय होगा? कैसा होगा? स्थलीय, स्थलीय परितंत्र। स्थलीय नहीं होगा तो फिर जलीय होगा, जलीय परितंत्र। नहीं हो सका। अब जल इसे भी डिवाइड करेंगे हम, स्थल पर कहाँ कहाँ पाया जाएगा, स्थल पर क्या क्या चीज पाई जा सके। परितंत्र का मतलब जरूरी नहीं है कि वहां जीव जंतु रहते होंगे, पेड़ पौधे भी पाए जा सके वहां से। आया समझ? एक जंगल भी परितंत्र होगा, हो सकता है वो जंगल हो, क्या हो, जंगल हो, जंगल ही पाया जाएगा स्थल पर। या जंगल वहां पाया जाएगा समुद्र के अंदर, पाया जाएगा समुद्र के अंदर भी जंगल। केप फॉरेस्ट बोल लो ना, CEP कैप फॉरेस्ट, खतरनाक हो, उसके समुद्र के अंदर भी जंगल पाया जाए। कैप फॉरेस्ट, KEP कैप फॉरेस्ट नाम का जंगल पाया जा समुद्र के अंदर भी। ऐसा स्थल के अंदर ना, जो स्थल पर पाया जाएगा, स्थल पर क्या पाया जाएगा, स्थल पर जंगल पाया जाएगा। और जो जंगल पाया जाएगा तो जंगल में बहुत सारे जीव एक साथ रहते होंगे। जंगल में गए होंगे, गए तू ये जंगल में, तू गई क्या जंगल में, क्या करने गई थी? जब तू बीमार हो तो क्या करने गई है? गेहूँ काटने। जंगल में गेहूँ काटने जाओ, कुछ भी जंगल में गेहूँ में, वे गेहूँ जंगल में, तू गई जंगल में क्या करने गई? क्या घूमने जंगल में गए? जंगल में क्या करने गए? गई जंगल में क्या करने गई? नन्नी के यहाँ, नन्नी अगर जंगल में, अच्छा हाँ वो तो जंगल में देखा। जंगल की क्या परिभाषा हो? जंगल की परिभाषा भी फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है ना जो 2021 में आई थी, उसमें लिखी हुई जंगल की परिभाषा। जंगल की भी परिभाषा हो, तुम जंगल ही नहीं पता क्या हो? तुम कैसे कहते हो जंगल में चले गए थे जब तक तुम्हें जंगल की परिभाषा नहीं पता जंगल क्या हो? हाँ कुछ भी तो जंगल हो सको, ऐसे जंगल नहीं हो सकता ना, ऐसे जंगल नहीं हो सकता। एक आधे जंगल का नाम बताओ। चिल्ला के जंगल, चिल्ला के जंगल पारिस्थितिक तंत्र। और बताओ जंगल, अमेजन के जंगल वो भी पारिस्थितिक तंत्र। और बताओ पृथ्वी पर कहीं भी जंगल दिखाई दे रहे। पारो का बाग कौन सा बोला? पारो का बाग है ही नहीं, समझ। पटड़ी के जंगल, अच्छा पटड़ी के वो फेमस ही नहीं है ना। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे जंगल पाए जा, छत्तीसगढ़ के अंदर पाए जा, झारखंड के अंदर पाए जा, ये सारे पारिस्थितिक तंत्र। दूसरे नंबर पर लेकिन स्थलीय परितंत्र में, स्थलीय परितंत्र मांगे में। और दूसरे नंबर पर एक होगा घास, घास परितंत्र, घास परितंत्र। ये सब के पीछे परितंत्र लगा हुआ, जंगल परितंत्र। तो घास परितंत्र बताओ, घास कैसी कैसी पाई जा? तुमने क्या वो पुराने जो हीरो हुआ करते थे, ऊपर तो कूदते कूदते होते हैं पहाड़ी बता, मीना आ गया तेरा दीवाना, ऐसा करके आते थे नहीं क्या इस तरह करके? शाहरुख खान हो, ऊपर तो टन 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 टन, आधा घंटा तो उसमें लगा देता हो। आज आजकल वाले बढ़िया वैसे ऐसे में मिनट ऐसे टेंशन, कुंडी मत खड़काओ रहा है, सीधा कर जाओ रहा। जंगल हुआ, ये क्या हुआ? घास परितंत्र हुआ। तो जो घास परितंत्र हो ना, इस तरह जो उच्च मूल्य में पाए जाए उन घास के मैदान को हम बुग्याल बोल रहे हैं। और उसके अंदर ना बहुत सारे जीव रहे वो परितंत्र इकोसिस्टम का काम कर रहा वो उन घास के अंदर छोटी छोटी प्रजातियां रहा, छोटे छोटे बैक्टीरिया रहा, छोटे छोटे कीटाणु रहा, ऐसे समझ, छोटे छोटे जानवर रहे। तो एक प्रकार का घास परितंत्र का काम करेगा। इन्हें हम अलग अलग जगह अलग अलग स्थान से नाम से जाना। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग सोनमर्ग के नाम से जानते हैं, तो वो भी घास का भी एक परितंत्र हो। जैसे हमारा ये हुआ उसमें यूक्रेन में उन्हें स्टेपीज के नाम से जानते हैं, स्टेपीज अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जानते हैं। ये घास के मैदान हो तो वो भी परितंत्र का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे जानवर एक साथ रहे हो। जहाँ बहुत सारे जानवर या उनका पूरा का पूरा समुदाय एक साथ रहता होगा, उनकी समष्टि एक साथ रहती होगी, उस हम बोलते हैं परितंत्र, इकोसिस्टम बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र जिसे बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक। उसके बाद अगर घास नहीं होगा क्या तो जंगल होगा या घास होगा, और घास नहीं होगा क्या तो जंगल होगा या घास होगा। हो सकता घास भी ना हो और जंगल भी ना हो, तो फिर वहाँ रेत होगी, और रेत होगी तो उसे मरु पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसा राजस्थान के अंदर मरु,
मरु का मतलब ही रेगिस्तान है। मारोनी मरु, मरु पारिस्थितिक तंत्र। मरु जैसे राजस्थान का नाम सुना तुमने, राजस्थान के अंदर पता क्या हो, राजस्थान के अंदर जो पाया जाएगा, राजस्थान के अंदर मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है। तो मरुभूमि राष्ट्रीय जो उद्यान है ना, वहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है वो। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मैंने तुम्हें बताया वो प्रवासी प्रजाति हो, भारत की प्रजाति है, वहाँ माइग्रेट करके पाकिस्तान में पहुंच जा, राजस्थान तो होते हुए पाकिस्तान में पहुंच जा, पाकिस्तान वाले इसका ध्यान नहीं रखते। फिर 2020 में हमने पता क्या करा, उसे सीएमएस में शामिल करवाया। सीएमएस एक प्रकार का संगठन है, एक प्रकार की संस्था हुआ, जो प्रवासी प्रजाति हो उनका संरक्षण प्रदान करती है। हमारे यहाँ गांधीनगर में गुजरात में एक सम्मेलन हुआ, दुनिया के लोग एक साथ बैठे, हमने उन्होंने कहा सोनू जी देखो हमारे यहाँ तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, ये प्रवास करके मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान में बराबर, और ये प्रवास करके कुछ दिनों बाद जैसे हमारे यहाँ गर्मी पड़े तो पाकिस्तान में चले जा, और पाकिस्तान वाले इसके पंख हटाकर इसका मांस खाओ। अब इसकी प्रजाति फिर तेजी के साथ नष्ट हो रही है, तो फिर पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। पाकिस्तान ने कहा कोई बात नहीं भाई जी, समझ एक बात, एक साथ ला बैठे कह रहे हम इसे संरक्षण देंगे, जिस तरह तुम कह दोगे इस तरह करेंगे। अब दे देना संरक्षण देना स्टार्ट कर दिया। समझ में आया बात? ये सारे कन्वेंशन पढ़ने, बात समझ में आया? तो एक तो जंगल हुआ, एक घास परितंत्र हुआ, एक वनभूमि परितंत्र हुआ। अब जलीय परितंत्र की बात कर लो, किसकी? जलीय परितंत्र की। अब जलीय परितंत्र भी दो प्रकार का हो। जलीय परितंत्र में क्या क्या हो सके? एक तो हो सके जलीय परितंत्र में हो सकता समुद्र की बात आ जाए, समुद्र की बात आ जाए। अगर समुद्र की बात नहीं आगी ना तो पानी की बात आ जाएगी। किसकी? पानी की। अब पानी दो प्रकार का होगा, एक ताजा पानी, ताजा पानी। अब समुद्र में ताजा पानी थोड़ा ही होगा, आया समझ? मान लो हिमालय पर्वत हो, गंगोत्री है, वहाँ तो जो नदी का उद्गम हुआ, अब पानी बहना स्टार्ट हुआ वहाँ, तो वो तो फ्रेश वाटर होगा ना, वो फ्रेश वाटर होगा। और वो फ्रेश वाटर को भी दो भागों में बांट सके, ताजा पानी दो भागों में बांट सके। नंबर फर्स्ट, एक तो बहता हुआ, एक रुका हुआ पानी हो। एक को बहता हुआ पानी, कैसा? बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी। एक को रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी। तो समुद्र भी एक प्रकार का परितंत्र है, लेकिन जलीय परितंत्र। और ये जो बहता हुआ पानी, कहीं पानी बह रहा, वो भी एक प्रकार का परितंत्र, जलीय परितंत्र। रुका हुआ पानी, वो भी एक प्रकार का परितंत्र, लेकिन जलीय परितंत्र। समुद्र भी एक प्रकार का परितंत्र, इकोसिस्टम, उसमें बहुत सारे जीव रहे। ओलिडरिडले कछुए, नाम सुना? पढ़ोगे अभी मेरे साथ साथ पढ़ोगे ना, कभी उसमें जलीय जीवों के बारे में पढ़ाऊंगा तो तुम तो तब समझाऊंगा कि जो भारत की, देखिए ज्योग्राफिकल बाउंड्री, बेचारे यहाँ रहा, उड़ीसा से लेके यहाँ तक, यहाँ चक्कर कट हो जाता चारों तरफ। ओलिडरिडले कछुए, आया समझ में? सुन लो, यहाँ भारत ने ना एक प्रोग्राम चला रखा है, IDWH नाम का प्रोग्राम चला रखा है, इंटीग्रेटेड विकास कार्यक्रम चला रखा है जीवों के लिए बचाने के लिए, 2009 में चलाया था वो। और ये 22 प्रजातियां हमने उसमें शामिल कर रखी, 22 स्पीसीज, उसमें ओलिड रिडले कछुए भी आए हैं। ओलिड रिडले कछुए, कछुए का नाम है। एक और ट्राइटल, लेदर ट्राइटल, नाम सुना कछुए का? कछुए का नाम है। हाँ, अभी जब पढ़ोगे भाई फोटो दिखा दिखा के पढ़ोगे, वराने की जरूरत नहीं है। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से सुन लो। तो इस जो समुद्र है ना, समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, बहुत सारे जीव एक साथ रहते हैं। और जहाँ बहुत सारे जीव एक साथ रहते हैं तो परितंत्र नहीं बोल रहा, तो समुद्र भी एक प्रकार का परितंत्र हो, लेकिन जलीय परितंत्र हो। आया समझ में? ठीक। एक तो बहता हुआ पानी, उसमें बहते हुए पानी में बहुत सारे जीव रहे। जैसे तुम गंगा डॉल्फिन का नाम सुना? गंगा डॉल्फिन कह दो, सुसु कह दो, अलग अलग स्थान पर अलग नाम से जाने जाओ। चंबल की नदी घाटियों में पाई जावा, और मुख्य रूप से तो यहाँ पाई जा, यहाँ क्या कहते हैं उसमें, गंगा नदी में हमारी उसकी प्रजाति खत्म हो गई थी। अभी हमारी ये जो सामने नहर जा रही है ना, गंगा नदी है, इसके अंदर पाई जा उसकी प्रजाति पूर्ण रूप से 100, 150, 200 आसपास बनी बची थी उनकी प्रजातियां, अभी हो गई थी पूरी तरह खत्म। तो उसके अंदर ना बहता हुआ पानी, लेकिन जीव तो उसके अंदर ही पाए जा रहे, मगरमच्छ भी पाए जा उसके अंदर। तो बहता हुआ पानी तो है और जीव भी पाए जा रहे, और जहाँ जीव एक साथ पाए जा, जीव ही नहीं पाए जा रहे, जीवों की बहुत सारी संख्या पाई जा रही है, तो इसका मतलब उसको परितंत्र कह सकते हैं, वो परितंत्र होगा। इसलिए जो बहता हुआ पानी ना, वो भी एक प्रकार का जलीय परितंत्र है। जैसे हमारे यहाँ ना गंगा डॉल्फिन रहती है और वो ऐसे तैरती रहती है। आए समझ में? कैटफिश का नाम सुना? कैटफिश मछली हो, ऐसी मछली हो और उस कैटफिश बोल रहे सर, मुँह ठोस मछली की, तो ये तो पता होगा। आए समझ में? उसका मांस बढ़िया है, उसका चिकन जो उसका मांस हो ना, वो बढ़िया माना जा शरीर के लिए, उस आंखों की रोशनी जबरदस्त तरीके से लौट का। हाँ, पढ़ोगे बहुत चीजें पढ़ने को मौका मिलेगा। समझ में आया बात है? ठीक। अब एक काम करो, इसे पूरे चार्ट को नोट करो। बात समझ में आया? ये सारा परितंत्र है,
इकोसिस्टम है सारा का सारा। अच्छा ये इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण एक्वा फिशिंग, एक्वा पढ़ने को तो पढ़ते रहो सर। तो जैव भू रासायनिक चक्र इसे हम समझेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र क्या हो, बड़े काम की चीज है। तुम्हें दोबारा फिर समझा रहा हूँ, तुम 9th क्लास के एनसीईआरटी और 10th क्लास के एनसीईआरटी एक एक की तमीज तक क्रम वाइज नोट बनाना चाहिए। समझ में आया बात है। पर तैयारी एक दिन की नहीं होती, तैयारी कभी बर्डन लेकर करनी ही नहीं। जब तुम तैयारी करने बैठोगे ना, बड़ी तैयारी करने बैठा, बड़ी क्या कोई सी तैयारी हो, 50,000 बार दिमाग में सोचोगे होगा ही नहीं एग्जाम मेरे को, 50,000 बार। आज जिस दिन भी ऐसा लगना स्टार्ट हो जाए ना, मैं सोच रहा यही एग्जाम तेरे काम का, तो एग्जाम ही इसीलिए बनी हुई। जिस दिन लगना स्टार्ट होता ना कि मेरे को तो होने का ही नहीं है, मेरे तो बस की बात नहीं है इतना बड़ा एग्जाम, तो फिर सोचो इसी खातर बने हुए। समझ में आ बात है। मेरा मानना देखो, जिस इंसान को 8 से 10 घंटे का टाइम है ना पढ़ने का, 8 से 10 घंटे का टाइम है, ये एग्जाम उसका 8 से 10 घंटे का। और एनसीईआरटी इतनी महत्वपूर्ण चीज है ना, इसे हम छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। एनसीईआरटी समझ में आया बात है, इसमें भी इसको स्किप नहीं कर सकते। पता ही नहीं चलने का तुम क्या पढ़ रहे हो, वो बेसिक है उसका। मतलब तुम 9th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ने बोल रहा है, उसका एक चैप्टर कंप्लीट कर रखो, उसका नोट्स बना कर रखो, क्रम वाइज चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर पढ़ लिया, क्लियर, आराम से चलते रहो प्यार के साथ, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे चैप्टर क्लियर, तमीज से उसके सारे क्वेश्चन भी देख लेने, साथ साथ PYQ। तीसरा क्वेश्चन चैप्टर क्लियर, 7 8 10 एक महीने के आसपास लगे पढ़ने में। जब 15 दिन के आसपास एक चैप्टर एक दिन में पढ़ा ना, तो आराम से पूरी हो जा। 9th क्लास के एनसीईआरटी उसका सब पढ़ना, केमिस्ट्री भी उसका, बायोलॉजी भी उसका, फिजिक्स भी, कुछ भी नहीं छोड़ना उसका। समझ में आया बात है। दूसरे नंबर पर फिर आना 10th क्लास की एनसीईआरटी को। तो मैंने तुम्हें 9th क्लास की दे रखी थी, तो 9th क्लास के आराम से प्यार के साथ एक चीज़ पढ़ते रहो। उसमें तो बहुत चीज़ एक बार भी पढ़ ले, एक बार भी पढ़ते ही समझ में आ जाएगी पहली बात तो। और दूसरे नंबर पर क्या है, वो दिमाग में लाई करेगी। लाई कैसे करेगी, मैं पढ़ाने आया ना, हाँ सुन, जीव भू रासायनिक चक्र पढ़ाने आया मैं तुम्हें, और थोड़ा सा मैं साइंस टच कर रहा हूँ, और तो जैसे मैं साइंस टच करूँगा तुम्हें समझ में आएगा पक्का 9th क्लास के एनसीईआरटी से संबंधित है बात। इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है, साइड से दी जा रही है। इतनी बड़ी तैयारी मैंने पहले तुम्हें समझा दिया। इतनी बड़ी तैयारी करने के बाद क्या हो, बीच में 1000 बार निगेटिव होगा, निगेटिव फील होगा तुम्हें। अभी तो तुम्हें पता ही नहीं तैयारी क्या चीज़ है। समझ आई बात यार। अभी तो ऑप्शनल जिस दिन पढ़ लोगे ना, तैयारी उस दिन कंप्लीट होगी। विदाउट ऑप्शनल कभी तैयारी हो ही नहीं सकती। और ऑप्शनल पूरा 500 नंबर का, वो डिसाइड कर देगा तुम्हारा होगा नहीं होगा। समझ में आई बात है। जो ऑप्शनल है वो सारा खेल उसका। 500 नंबर का जिस दिन ऑप्शनल पढ़ के बैठ गए ना, दुनिया में हमने आपको शेर नहीं बब्बर शेर समझोगे। एक ऑप्शनल है, एक सी सेट। समझ आई बात है। जो आजकल रीजनिंग चल रही है, वो रीजनिंग सारे पेपरों में काम आने वाली। ऐसा एक भी पेपर दे लो जिसमें रीजनिंग नहीं काम आनेगी, एक भी पेपर बता दो मुझे। तो उसको तमीज से पढ़ना, रीजनिंग जो पढ़ाई जा रही साइड से, एक चैप्टर की प्रैक्टिस करनी पड़ा, उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ा कि किसी भी तरीके का सवाल आ सके। समझ में आया बात है। तो चलो आ जाओ, जीव भू रासायनिक 16वें नंबर का टॉपिक हमारा जीव भू रासायनिक चक्र। तो जीव बायोलॉजिकल साइकिल क्या हो, जीव भू रासायनिक चक्र हो क्या। देखो आसपास ना हमारे कोई भी चीज है, एक चल साइकिल चले, चक्र चले एक हर चीज का। वो कैसे चक्र चले, मान लो तुम कुछ भी खा पी रहे, वो कूड़ा बनना, उसका कूड़ा बनने के बाद तुमने खेत में ठाकर डाल दो कूड़े को, फिर तो फसल भी पैदा हो रही, अच्छी फसल पैदावार हो रही, फिर अच्छी फसल पैदा होने के बाद फिर तुम्हारे पास आ रही, फिर वहीं से छोड़ दिया तुमने, फिर वो घूम चीज को तुम्हारे पास आ रही, सब चीज घूम फिर के तुम्हारे पास आ रही। कितना बेहतरीन मैकेनिज्म बना हुआ, देखो कितना बेहतरीन सिस्टम बना हुआ। मान लो तुम कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे मुंह में से बाहर निकल रही, जैसे तुम्हारे मुंह में से जानवर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे, वो कार्बन डाइऑक्साइड जागी उसके किसके पास जागी, पेड़ पौधों के पास जागी, और पेड़ पौधे ऑक्सीजन देंगे। पूरा का पूरा कितना बेहतरीन चक्र बना हुआ। ऐसे ऐसे बहुत सारे चक्र बने हुए। जैव नाम है, जैव जो जीव से संबंधित हो, पृथ्वी पर आया समझ में, केमिकल दिखाई तो नहीं दे रहा, इसलिए रासायनिक। और पूरा का पूरा क्या चल रहा है, चक्र चल रहा है, जैव भू रासायनिक चक्र। तो कार्बन चक्र है ना, कार्बन चक्र वो भी जैव भू रासायनिक चक्र। नाइट्रोजन चक्र वो भी जैव भू रासायनिक चक्र, कि नाइट्रोजन घूम फिर के फिर हमारे पास आ रही, और हमारे पास तो फिर वातावरण में चली जा रही नाइट्रोजन। कार्बन वो हमारे पास तो गया, फिर लौट के हमारे पास ही आ रहा कार्बन। आया समझ में, वो कार्बन चक्र पूरा का पूरा, वो भी जैव भू रासायनिक चक्र। समझ में आया बात यार। एक फास्फोरस वो फास्फोरस हमारे पास तो गया, हमारे अंदर को गया, फिर घूम फिर के फिर हमारे पास ही लौट का आया, वो भी फिर फास्फोरस चक्र। सल्फर घूम फिर के चला गया, फिर वो हमारे पास ही लौट कर चला आया, वो भी जैव भू रासायनिक चक्र।
छः जो मानव हो ना, मानव के भीतर 6 बेसिक एलिमेंट पाए जा। मैंने पहले भी चर्चा करी इनकी, 6 के 6 का नाम बताया जा रहा हूँ तुम्हें। जो मानव हो ना, मानव प्रत्येक मनुष्य हो, मनुष्य के अंदर ही 6 बेसिक एलिमेंट पाए जा। कोई भी मनुष्य हो, नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर कार्बन मिलेगा ही मिलेगा उसके अंदर। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है उसके अंदर जिसके अंदर कार्बन ना हो। जो कह रहा है मेरे भीतर कार्बन नहीं है, अभी सिद्ध कर सकूँ मैं। कौन सी गैस छोड़ रहे हो तुम? CO2। तो CO2 के अंदर कार्बन नहीं है। अब सवाल है कार्बन आया कहाँ था? तो जो तुमने भोजन खाया ना, अनाज दालें कुछ भी तुमने खाया, उसके अंदर कार्बन बड़ी मात्रा में मौजूद था, वो तुम्हारे अंदर मौजूद चला गया तुम्हारे अंदर। बात समझ में आई है? कार्बन कहाँ था? तो बेसिक एलिमेंट हो कार्बन हो, कार्बन के साथ साथ दूसरे नंबर पर पाया जाएगा हाइड्रोजन। हो ही नहीं सकता तुम्हारे अंदर हाइड्रोजन ना हो। एक तो कार्बन होगा, प्रत्येक मनुष्य के भीतर मिलेगा। जो भी जीवित चीज होगी, जो जीवित कोशिका रही होगी, कोई चाहे कोई जानवर हो, उसके अंदर 6 बेसिक ऐसे एलिमेंट तो मिलेंगे, 6 मूलभूत तत्व में मिलेंगे। और ये बात NCERT में लिखी हुई 9th क्लास की, साफ साफ लिखी हुई। कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर एक मिलेगा ऑक्सीजन। ऐसा कोई जीव है जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो? ऐसा फिर वो जीव कहेगा जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो, क्योंकि कोई जीव बिना ऑक्सीजन के तो जीवित रह ही नहीं सकता। अब तीसरे नंबर का चौथे नंबर का जो एलिमेंट होगा, चौथे नंबर पर होगा सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा, उसके बाद फास्फोरस होगा। आए समझ में? ये 6 बेसिक एलिमेंट मिलेंगे उसके अंदर। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जिसके अंदर सल्फर ना हो, ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जिसके अंदर नाइट्रोजन ना हो, और ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जिसके अंदर फास्फोरस ना हो। आए समझ में? तो हम यहाँ कार्बन चक्र है ना, तो तुम्हारा होमवर्क क्या है? तो तुम्हारा होमवर्क कार्बन चक्र पढ़ना। एक बार मोटे मोटे तरीके से समझा देता हूँ कि कार्बन चक्र क्या है, कार्बन है क्या चीज। कार्बन चक्र समझा देता हूँ, चलो समझाई दो। तो जैव भूरासायनिक चक्र बहुत कई प्रकार के हैं। जैव भूरासायनिक चक्र नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर इस ए नंबर का मैं जो तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ कार्बन चक्र का, कि कार्बन चक्र क्या हो, कार्बन साइकिल क्या हो। कार्बन साइकिल बोल रहे इंग्लिश में से। अब कितनी महत्वपूर्ण चीज है ये, हमारा वातावरण, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। ये वातावरण, इस वातावरण के अंदर ना बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है। अब कार्बन पता कितना मौजूद है? 0.03%। ये हमारे वायुमंडल में कार्बन मौजूद है। हमारे वातावरण में इतना कार्बन मौजूद है। अब क्या कर रहे हैं, ये जो कार्बन है ना हमारे वातावरण में जो मौजूद है, ये कार्बन चला जाएगा पेड़ पौधों के पास। किसके पास चला जाएगा? पेड़ पौधों के पास चला जाएगा। ये वातावरण में मौजूद पेड़ पौधों के पास चला जाएगा। अब ये पेड़ पौधे पता क्या करेंगे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो सूर्य होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, इसलिए कहते हैं 9th क्लास के NCERT पढ़ लो। सूर्य का प्रकाश पढ़, जो सूर्य का प्रकाश है ना, उसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे। जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे ना, तो इन्हें चाहिए होगी CO2। नाम सुना तुमने? CO2 चाहिए होगी ना। और ये CO2 हमारे पास जा रही नहीं जा रही, ऐसा कैसा कार्बन के अंदर मौजूद है, फिर ये चाहिए CO2। तो जैसे CO2 उनके पास चली जाएगी, तो जैसे CO2 है, और यहाँ जीव होगा कोई, वो जीव जानवर भी हो सके या हम मनुष्य भी हो सके, उस जीव को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे। आए समझ में? ये ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे, और जैसे ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे ना, ये ऑक्सीजन चली जाएगी जीव के पास। जीव कुछ भी हो सके, मनुष्य भी हो सके। आए समझ में? और जो जीव है ना, वो जीव क्या करेगा? वो बड़ी मात्रा में वो निकाल लेगा CO2। जैसे CO2 निकाल लेगा ना, तो कार्बन फिर वातावरण में चला जाएगा। कार्बन फिर वातावरण में चला जाएगा। जो जीव होगा कौन सी गैस निकाल लेगा? CO2। वो फिर कार्बन वातावरण में चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कार्बन साइकिल चल रहा है। ये पूरा ऐसे चक्र को हम कार्बन चक्र बोल रहे हैं। ऐसे समझ। या हो सकता है ये मनुष्य ये मर जा या सड़ जा गल जा, इसके अंदर तो मात्रा में तुम बता, इसके अंदर तो कार्बन था, तो फिर मिट्टी में चला जाएगा। और मिट्टी के अंदर इतने सारे बैक्टीरिया पाए जा, वे क्या करेंगे? उस जीव को खा जाएंगे, और खाने के बाद बड़ी मात्रा में फिर CO2 निकाल लेंगे। वो CO2 फिर वातावरण में चला जाएगा। तो कार्बन है ना वातावरण में मौजूद है, वातावरण में फिर वातावरण में ही पहुंच रहा कार्बन। समझ रहे ना तुम? कार्बन वातावरण में मौजूद है, वातावरण में फिर पहुंच रहा है। पूरा का पूरा चक्र नहीं चल रहा। ये हमारा कार्बन साइकिल है, ये कार्बन चक्र हमारा। समझ में आया बात है? UPSC के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन पता होना चाहिए। तुम्हारा होमवर्क में ही लिख रहा हूँ, कार्बन चक्र को थोड़ा तमीज से स्टडी करना। समझ की बात है? 8-10 मिनट का कोई वीडियो देख लेगी उसका बैठ के यूट्यूब पर, ऐसे इसे स्टडी करना। तुम कैसे लिखोगे यूट्यूब पर? ऐसे लिखोगे कार्बन चक्र UPSC इन हिंदी, यूट्यूब पर लिख दो या गूगल पर लिख दो, उसका एक अच्छा सा डायग्राम बना लो, क्या है कार्बन चक्र। बस जीवन में कभी तुमने ये नहीं लगा कि तुमने कभी कार्बन चक्र नहीं पढ़ा। अब वैसे मैंने समझाई दिया, इससे भी काम चल जाएगा तुम्हारा। अब सबसे मेन चीज क्या है, जहाँ UPSC का सबसे फेवरेट है, वो नाइट्रोजन चक्र। इतना सवाल पूछा हुआ असल नाइट्रोजन को लेके, इतना सवाल पूछा हुआ, बड़ा सवाल पूछा। अच्छा कार्बन के बारे में एक बात और बताऊं तुम, कार्बन के बारे में, जो कार्बन है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जा और संयुक्त अवस्था में पाया जा। अब कार्बन कहाँ कहाँ पाया जा? तुम पता कार्बन कहाँ कहाँ पाया जा? कार्बन स्वतंत्र अवस्था में कहाँ पाया जा? बताओ। कार्बन जो मौजूद है
वातावरण में मैंने तुम्हें बताया 0.03% मौजूद है। तो कार्बन स्वतंत्र अवस्था में कहाँ पाया जाए पूरी पृथ्वी में? ये साइंस के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 9वीं 10वीं क्वेश्चन। कार्बन स्वतंत्र अवस्था में कहाँ पाया जाए? हीरे में पाया जाए, हीरे में। हीरा ग्रेफाइट आया समझ में? हीरा ग्रेफाइट का नाम नहीं सुना? आज मैं भी सवाल पूछ रहा कि कार्बन कहाँ पाया जा, तो कार्बन हीरे के अंदर ग्रेफाइट के अंदर पाया जा स्वतंत्र अवस्था में। अब सवाल है जो कार्बन है वो संयुक्त रूप में कहाँ पाया जा, तो संयुक्त रूप में पाया जा हाइड्रोकार्बन के अंदर। अब हाइड्रोकार्बन क्या हो, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ब्यूटेन हुआ, ये सब की हाइड्रोकार्बन ही तो हो, जो हमारे ईंधन हो, ये हमारे हाइड्रोकार्बन हो, इनके अंदर ही बड़ी मात्रा में पेट्रोल डीजल के अंदर बड़ी मात्रा में कार्बन पाया जा। बात समझे? लो संयुक्त अवस्था में पाया जा पूरा का पूरा। जैसे पेट्रोल, ये तो हमारा स्वतंत्र अवस्था में हुआ, ये स्वतंत्र अवस्था में। ये सवाल पूछे जाओ छोटी छोटी परीक्षाओं में कि जो कार्बन है स्वतंत्र रूप से कहाँ पाया जाएगा, हीरे पाया जाएगा, ग्रेफाइट में जाए स्वतंत्र रूप से। अब जो जो कार्बन है, कार्बन पूछा संयुक्त अवस्था में कहाँ पाया जाएगा, संयुक्त अवस्था में जो पाया जाएगा हाइड्रोकार्बन में। और हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आएगा, ब्यूटेन आएगा। ब्यूटेन, जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन का सूत्र पता, C4H10। इसमें कार्बन नहीं है, देखो कार्बन है नहीं है, हैरी। तो ये जो ब्यूटेन हुआ, प्रोपेन हुआ, हेक्सेन हुआ, ये सब जो हाइड्रोकार्बन यौगिक हो ना, उनके अंदर बड़ी मात्रा में संयुक्त रूप से हमारा कार्बन पाया जा। और उन्हें जलाओगे, जैसे तुम, जैसे पेट्रोल तुमने जलाया, जलाने के बाद साइलेंसर के पीछे धुआं निकलेगा, उस धुएं में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद हो, ऐसा समझो। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन बड़ी मात्रा में मौजूद हो, और फिर वो हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। अगर कार्बन की अधिकता लगातार बढ़ती चली जाए ना, तो वातावरण के लिए हानिकारक हो सकती है। कार्बन की मात्रा अगर लगातार बढ़ती चली जाए ना, कार्बन का उत्सर्जन तेजी के साथ होता चला जा, तो कार्बन जो हो हमारे लिए हानिकारक हो सकता। अब जितने भी हमारे यहाँ आसपास समझौते हो रहे हैं ना, कार्बन के सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका, कार्बन तेजी के साथ उत्सर्जित हो रहा है। हमने इतना तेजी के साथ औद्योगिकरण करा है, चिमनियों से, गाड़ियों से, इतना औद्योगिकरण करा है, इतनी कंपनी लगाई, इतना विकास कर लिया, कार्बन को तेजी तेजी के साथ उत्सर्जित कर रहे हैं। अब हम नए नए लक्ष्य सेट कर रखे हैं। कभी हम जलवायु परिवर्तन पर समझौता कर दे, IPCC की रिपोर्ट जारी हो, कभी UNFCCC का कन्वेंशन जारी होगा, कभी इसका कन्वेंशन जारी होगा, कभी ये करेंगे, कभी ये करेंगे, और सब में एक ही बात बताई जाए घुमा फिरा कर कि कार्बन का कम से कम उत्सर्जन होना चाहिए, क्योंकि कार्बन एक प्रकार का गर्म तत्व हो। अगर ये कार्बन का लगातार तेजी के साथ उत्सर्जन हुआ ना, तो तुम्हारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। उससे क्या नुकसान पहुंचाएगा, तो जो आसपास के ग्लेशियर में पिघल जाएंगे। अगर वे पिघले ना, तो ये समझ जाओ फिर क्या बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, विभिन्न विभिन्न प्रकार की आपदाएं आ जाएगी। तो कार्बन का उत्सर्जन होना नहीं चाहिए, तो कार्बन के उत्सर्जन को कम करना चाह रहे हैं। लेकिन कार्बन का उत्सर्जन तो भाड़ में गया, पहले उसके पीछे का बेसिक साइंस तो बताना चाहिए तुम्हें। जब तुम कार्बन का ही नहीं पता, कार्बन क्या चीज है, ऐसा समझ में, कार्बन चक्र क्या है, कार्बन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या कार्बन की जानकारी, तो कार्बन के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। जब नहीं पता होगा तो कार्बन का उत्सर्जन का घंटा पढ़ोगे, करोगे क्या से लेकर? तो कार्बन के बारे में बेसिक जानकारी बतानी। बेसिक जानकारी कहाँ मिले, 9वीं 10वीं की साइंस में। 9वीं 10वीं की साइंस पढ़ती नहीं, पढ़े थोड़ा ही 9वीं 10वीं की साइंस। कौन सा 9वीं 10वीं साइंस? 9वीं साइंस पढ़ी देना, पढ़ी नहीं, पढ़ी 9वीं की साइंस, क्यों नहीं पढ़ी? पढ़ी देना। अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक चैप्टर डेली पढ़ो उसका, बहुत काम की साइंस है। पढ़ी 9वीं की साइंस? कहाँ पढ़ी? अब पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने स्टार्ट करेंगे। 9वीं साइंस पढ़ी तो अब पढ़ रही ना, अब पढ़ना तो अब पढ़ने का मौका मिला, अब पढ़ लो उसे तमीज से। समझ में आया बात? यार 11th क्लास की बुक चैप्टर दूंगा पढ़ने को, जब टाइम हो ना तो उसका यूटिलाइजेशन सही होना चाहिए। मैं तो एक ही आम और साधारण भाषा में कह रहा हूँ, तुम जिस बच्चे ने अपना टाइम नहीं समझा ना, उसे जीवन में बहुत दिक्कत खड़ी होने वाली, बहुत पछताएगा वो। सो एक बात है, मेरे से पूछ के देखो, मुझे मेरे पास सिर्फ टाइम नहीं होता, मुझे ऐसा कीड़े काटने की दौड़ काटने जिंदगी वापस लौट जाता 3 साल पीछे, 3 साल पीछे, 4 साल पीछे, और फिर वहाँ तो बहुत तमीज से मेहनत करता, एक कक्षा टाइम टेबल बना। समय इतना महत्वपूर्ण हो, तो अपने समय की महत्ता समझ आइए। जो इंसान अपनी समय की महत्ता गया पीछे हो, उसका सिलेक्शन ही नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा उसका। यहाँ तो कहीं भी नहीं होना उसका सिलेक्शन। क्यों नहीं होना? कारण क्या है उसका? कारण यही है उसका, उस पर टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा उसको। अगर तुम 10 मिनट भी कहीं दे लेना अपनी, 10 मिनट की किसी चीज को सोचना ना, अगर तुम सिलेबस के बियॉन्ड जाकर सोच रहे हो ना, तुम्हारा सिलेक्शन कभी होगा ही नहीं। एग्जाम को पढ़ने जाते जिया जाए एग्जाम को, ये जो एग्जाम है जीने का एग्जाम है, जीने का। अगर तुम 20 मिनट इससे दूर रहोगे ना, तो गई तुम्हारी नैया, डूब जाएगी तुम्हारी। तुम इसके 24 घंटे उसमें ही रहना पड़ेगा। एक टॉपर को सुना था, 17 घंटे क्या हो, 17 घंटे में एक 1.5 साल ऐसे निकाल दिया। 1 साल, 1.5 साल, 17 घंटे रूम से बाहर ही नहीं गई, रूम घर 17 घंटे। देखो कैसे ऐसे होगी, 9-10 के आसपास रैंक उसकी, 9-10 रैंक।
1.5 साल तक उन्हें बैठे रहिए, ये भी तो बच्चे हो। अब सोचो अकेलेपन का पता फायदा क्या हो, अकेलापन का ये फायदा हो इंसान को अपने आप को जानने का मौका मिला। अगर तुम अपने आप को अकेला नहीं छोड़ रहे ना कुछ पल के लिए भी, 24 घंटे तुम 24 तुम अपने आप को तो तुम्हारा वास्तविक टैलेंट हो कभी बाहर आ ही नहीं सकता। एक इंसान का वास्तविक टैलेंट तभी बाहर आगा जब वो अपने आप को जानने का मौका मिलेगा, वो कब, जब वो अकेला रहेगा और मेहनत करेगा, पेन चलाएगा बैठ कर। अब देखो हमारी बेसिक साइंस में भी कितनी कमी, ये थोड़ा यूपीएससी के कोई भी करंट बैठ जाएगा। अब जिसे बेसिक साइंस ही नहीं पता कैसे तैयारी कर लेगा, समस्याएं खड़ी होगी ना। टच करके सवाल पूछो साइंस से पहले करके, ऐसा यूँ नहीं है कि पढ़ नहीं सकते। हाँ लगन, एक बच्चा हो लगनशील कि मैं पूरा कर ही लूंगा, सर करना ही मुझे तो पूरा करना ही, चाहे कुछ भी हो जाए पूरा करना मुझे, तो जो पूरा कर लेगा ना उससे दिक्कत नहीं है। तो बताइए जिसके अंदर लगन कि मुझे करना है तो छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते इस एग्जाम आना था नहीं, अब आना तो क्या तो फेल होकर जाना कि फिर पास होकर जाना। मैंने बताया इस एग्जाम में कोई फेल होता ही नहीं, समझ में आई बात है। अगर ये नहीं निकला ना तो पीसीएस सामने रखा हुआ, और ऐसा हो नहीं सकता तुम बेहतरीन प्रदर्शन न करो, एक नंबर का प्रदर्शन करो कैसे, ये रखा हुआ सामने एग्जाम, समझ में आया बात है। अब किसी ने किसी को समझाया ही नहीं, जब समझाया नहीं दिमाग चला ही नहीं, जब दिमाग चला ही नहीं काम करा ही नहीं, बस सोचा कि हम ठपी, ऐसे समझो। अब हम भी तो पढ़ ही रहे, नहीं तो हम छोड़ कर आ जाते, नौकरी ना गई तो हम भी कर लेते, तो फायदा थोड़ा ही है। हम भी तो इंसान ही, हम नहीं पढ़ रहे, हम तो बोर हुए नहीं कभी आज तक। तो बोर भी होना तो पढ़ाई में सब्जेक्ट बदल दो, ये थोड़ा ही बाहर खड़े होकर बैठ कर 2-2 घंटे जब क्षेत्र किसी से उसकी साथ बात करिए, इसका दूर तो इस तरह आता ही नहीं है, बर्बाद कर देगा तुम। क्या तुम्हारे घर का, आस का, पास का, पड़ोस का, उससे बात ही नहीं करनी। मैंने कहा 20 मिनट भी इस एग्जाम से दूर नहीं होना, सोच समझ के टाइम बर्बाद करो, सोच सको कि इतना सब्जेक्ट, इतना टाइम में दूसरे सब्जेक्ट में दे सकती हूँ, नहीं तो मामला गड़बड़। एग्जाम नहीं आने का पल्ले में, समझ में आया बात है। ठीक, पढ़ने के लिए बहुत दबाना पड़ा माइंड को, खुद स्टेबल रखना पड़ा, हाँ, सेट करना पड़ा, पन्ने पलटने पड़ा। अच्छा, फ़ोन नहीं पलटना पड़ता कि टिक कर इसे भेज रहे, उसे भेज रहे, फोटो से भेज रहे, उसे भेज रहे। स्टेटस नहीं आते पेपरों में कि बैठ बैठ के स्टेटस देख रहे, क्या होगा समझ में आया? तू बता रहा हूँ मैं तुमको, और ये एग्जाम नहीं है, ब्रह्मास्त्र 11 लाख लोग एग्जाम दे रहा है एक साल, 11 लाख जानते हो कितना हो? और 11 लाख मतलब ना सक्सेस रेट पता कितना, 0.009%, 1% ही बंदा कामयाब नहीं होने का, 1% भी, 11 लाख मतलब 1% इसका सक्सेस रेट है। वो जब मैथ पढ़ाऊँ तो तुम्हारा रेट क्या हो, सक्सेस रेट है उसका 0.009%। तुम तैयारी कर रहे तो तुम्हारा चांस नहीं है कि तुम्हारा होगा ही होगा, कोई चांस नहीं है तुम्हारा, समझ में आया बात? कौन बैठा, पता कौन बैठा हुआ एग्जाम में, पता कौन हो? जिस पर टेंशन ही नहीं है, जो माइंड ही फ्री छोड़ कर बैठा हुआ, जिस पर पैसा ही पैसा बरस रहा है, जिसका बाप पहले तो यही है सब, जिसके सामने 40-50 लाख रुपए महीने नहीं रखते, समझ में आया बात? यार जो 50 लाख की नौकरी छोड़ के एक तरफ बैठा हुआ, वो बैठा हुआ है एग्जाम, समझ में आया बात? यार वो बैठा हुआ जिसका ब्रेकअप होगा था, एग्जाम में बैठा हुआ। और सोचो कितनी एंजाइटी फील होती होगी उसे, तेरे जैसे कौन दे रहा, पढ़ना पड़ा कम से कम। बता दो, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, जो टाइम है ना इसका यू सही तरीके से इस्तेमाल करिए, यूटिलाइजेशन सही होना चाहिए इसका। जिस दिन इसका बिगड़ेगा ना टाइम का यूटिलाइजेशन, कोई भी नहीं एग्जाम के लिए, एक भी नहीं एग्जाम के लिए होता, ये तो कोई सा भी नहीं होता। लेकिन एक बात है, क्या है, तैयारी करके एक बार सिलेबस पूरा कर तुम किसी भी क्षेत्र में सक्सेस हो सको, किसी भी क्षेत्र, इसकी तैयारी करने के बाद तुम किसी भी क्षेत्र में सक्सेस हो जाओगे, इसमें नहीं होने, समझ में आई बात है? और क्या हो, जब हम किसी चीज़ में लगन से तैयारी करेंगे और जब वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे और फिर नहीं होता तो पूरी ज़िंदगी उससे उभर नहीं पाता इंसान, समझे ना क्या कहने की कोशिश कर जा रही? मान लो तुम्हारी कोई चीज़ इच्छा थी तुम्हारी कि तुम्हें पता ये चीज़ तुम्हें चाहिए था, तुम्हें यहाँ तक पहुँचना था, ऐसा समझो, यहाँ तक पहुँचना था तुम्हें,
अब पहुंचे तुम यहाँ, तो पूरी जिंदगी मलाल लाएगा, तुम यहाँ नहीं, तुम यहाँ क्यों नहीं पहुंच पाए। समझ एक बात, तुम जी तो लोगे, मर मर कर जियो। अब तो तुम्हारे पास कितना समय, जिस बच्चे के अटेम्प्ट 6 पूरे हो गए ना, और जनरल का हो, जो जनरल का 6 अटेम्प्ट पूरे हो गए, वो आज भी पढ़ा हुआ रो रहा, सोचा काश एक अटेम्प्ट और मिल पाता। उसके पास कोई इंसान नहीं है कि कोई उसका दोस्त, उसको मतलब नहीं है किसी से ना। पढ़ाई करने के लिए मार्गदर्शक का जरूरी जीवन में, केवल एक मार्गदर्शक और किसी की जरूरत की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ाई करनी, कामयाब होना, तो जीवन में एक ही चाहिए, वो मार्गदर्शक। कोई इंसान पीछे रहेगा, क्यों रहेगा, उसके पीछे उसको गाइड करने वाला नहीं है। और कोई इंसान अगर निकल गया, क्यों निकल गया, उसका गाइडेंस बढ़िया थी, प्रॉपर गाइडेंस मिली उसे। समझ में आया? खेली गाइडेंस का सारा। अब तुम यहाँ उठ कर बैठ गए एग्जाम में, क्लास में आकर बैठ गए, ये क्या है, मैंने हल्का हल्का गाइड करा तुम यहाँ का बैठ गए और थोड़ा थोड़ा सीख रहे, तो गाइडेंस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अब हमारे गांव में इतने बच्चे तैयारी कर रहे, सारे इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे, अब सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता। मेहनत तो सब कर रहे, रात दिन नगड़ नगड़ पढ़ रहे, गाइडेंस का अभाव है ना। मेंटरशिप के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, यूपीएससी वाले 1 लाख रुपए फीस दे वो, ताकि 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सको बैठ कर टीचर के साथ। समझा नहीं क्या तुम, उसकी कॉपी चेक कर देवे टीचर, 1 लाख रुपए फीस देवो सर, 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सको उसके साथ। 50-50 बच्चों के बैच बना कर रखो, एक टीचर, उसका ये काम हो से बैठ कर समझाना, 1 हफ्ते का टारगेट देना, उसे पूरा करके लेकर आना, पढ़ो खुद बैठ को। अब सोच लो गाइडेंस का कितना बड़ा अब कितना बड़ा राज हो। अच्छा समझ में आया कार्बन चक्कर क्या हो, समझ में आया? तो तुम बता रहे ये एग्जाम नहीं आया हो, ये बुद्धि, एक तो बुद्धि सेंटर में रखनी पड़े सबसे पहली चीज, दूसरा शरीर पर संतुलन रखना पड़े, तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर क्या है, अभी तो तुम तैयारी करते ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, जितनी 2-3 साल बीत जाएंगे ना, तो तुम अपना 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 खुद का चेहरा, जो शीशे में चेहरा देख लो अपना, तुम्हारा खुद ही मन नहीं करने का, तुम्हारा खुद ही मन नहीं करने का, तुम अपने आप तो शर्मानी स्टार्ट हो जाएगी कि हो क्या रहा है हमारे साथ। अभी तुम्हारे पास टाइम है, इसलिए कहता हूँ, इसके तुम्हारे पास टाइम है ना, सबसे बड़ी कीमत, सबसे बड़ी चीज उसके पास है, जिसके पास टाइम है ना, उसके पास कुछ, उसके पास सब है। समझ में आया बात है? अभी जो मैंने अपनी जिंदगी 4-5 साल खराब करके मैं चाह कभी उन्हें वापस नहीं लौटा सकता। काश मुझे ऐसी सलाह मुझे पहले स्टार्टिंग में दी होती किसी ने, कि भाई तैयारी करनी, इतनी बड़ी तैयारी करनी, ऐसे समझाया होता, मैं कभी भी उसे वापस नहीं लौटा सकता। अभी उन्हें बहुत मिस करता हूँ कि यार मैं 5 साल पीछे लौट जाऊँ। तो मेन चीज़ तो टाइम हुआ ना। अभी थोड़ा ही पड़ोस की एक लड़की आई, एक की आएगी, तीनों बैठ की बात पता कहाँ की चल रही, पड़ोस के लड़कों की, गांव के लड़कों की, यूपीएससी की तैयारी चल रही। तुम लग रहा है इनका नंबर आ गई, ये किसी लायक है जी, ये अगले 1 साल बाद भी यही मिलेगी बैठी हुई, उसी राह मिलेगी, अगले 1 साल बाद भी बैठी हुई, 2 का और ग्रुप बनाने लगी। जो पढ़ने वाला से फुर्सत ही नहीं है किसी, वो किसी के बारे में बात करता ही नहीं, ना बात तो करता है, सुनता भी नहीं किसी के बारे में। तो भाई बहुत पढ़ना पड़ा, अभी तुम कहाँ है यार, गलत है ये कार्बन चक्र, इसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा, तभी तो जाएगा। समझ में आया? हम क्या करें, मैं क्या करूँ, तुमने मुझे काम करता देखा, मैं अपने घर का काम करूँ, ये किसी दिहाड़ी दिहाड़ी में जाता देखा, फालतू एडवांस की इंग खड़ा तो देखा तो नहीं। जब से तुम आए रहे, ये भी आए, ये भी बड़े होंगे, पढ़ी रहा, थोड़ा बहुत घूम लिया बस 1-2 दिन के लिए, बाकी कुछ तो नहीं करता। तुम भी पढ़ाना आए हैं, हाथ में किताबें दिखाई दी होगी, तुझे भी तो पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो समझ है। अभी थोड़ा ही हम बाहर बैठे हुए, घर के बाहर ही बैठे, आधे कुछ काम ही नहीं है, बालकनी में खड़े होकर छत पे जाके पड़ोस की 4 लड़की बुला ली, से बैठ कर बात कर रहे, फोन पर घंटों घंटों बात करो जा रहे, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। क्या है ऐसे थोड़ा एग्जाम निकल, कोई सा भी निकलता। मैं तो ये बात बता, मैंने एग्जाम क्लियर करके इसे बता रहा हूँ। आलस आ रहा, आज नहीं पढ़ाई कर सकते, ये सब बहाने हो। समझ में आई बात है, अभी पढ़ाई का सही वक्त नहीं आया,
साहब ये सब क्यों चलेगा, आज नहीं पढ़ना चाहिए मुझे, आज मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, आज मेरी बॉडी ख़राब होगी, आज ये हो रहा फलाना हो रहा है, सब ये यहाँ, ये सब यहाँ की उपज है। पूरे साल भर तैयारी कर गए, आज आज बॉडी में दर्द हो रहा है, सिविल सर्विस का पेपर पेपर नहीं देने जाएंगे, जाओगे नहीं जाओगे? अभी थोड़ी देर बाद एक टॉपर को सुनाऊंगा तुम, ठीक, और तो गौर से सुना क्या कह रही बेचारी, एक साल में थोड़े काम में होगी ना, 3 साल पेपर दिया बेचारी ने, जिसकी फर्स्ट रैंक का तो सुना 3 साल 3 बार पेपर दिया उसने, 3 बार पेपर दिया उसने, 3 बार फेल हुई, तीसरी बार जाकर सफल हुई, और उससे पहले तैयारी भी कर दी होगी। तुम अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 4-5 साल तैयारी में लगाया उसने, जब जाकर फर्स्ट रैंक आई उसकी, 4-5 साल दिए, टाइम दिया, चीज़ों को समय देना पड़ा। ऐसी कोई चीज़ है जो तुम सीख नहीं सकते, चीज़ों को देना पड़ेगा समय, समझ में आया? अच्छा मेरा काम समझाने का, मैं तुम समय समय समझाता रहूँगा, तुम हल्की हल्की दिशा देता रहूँगा, समझ की बात है। मैं क्या करूँगा, मुझे एक पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज का चार्ट तैयार करूँगा मेंस का, कुछ दिनों बाद, 1 महीने के बाद आसपास, उसमें क्या करूँगा, मैं पहले सिलेबस को बांट दूंगा पूरा का पूरा, कम से कम 25-30 के आसपास टेस्ट होंगे, जिस दिन उसके हिसाब से चलो बस। ये पॉलिटी का टेस्ट, ये पॉलिटी के बाद इसका हिस्ट्री का टेस्ट, पूरा सारा सिलेबस कंप्लीट करके तुम्हारे हाथ में दे दिया। सोचे में छोटा तो सोचो ही नहीं बिल्कुल भी, जो बच्चा जिसकी बच्चे की एज कम हो और वो नौकरी के बारे में सोच रहा, दुनिया में से बड़ा मूर्ख कुछ नहीं है। तुम कभी भी नौकरी के बारे में सोचना ही नहीं, चाहे तुम घर वालों को प्रेशर में आओ, इसके प्रेशर में आओ, उसके बारे में, तुम क्या करोगे, प्रेशर में आकर आसपास के लोगों से आकर प्रेशर में आकर नौकरी के बारे में सोचो, गए तुम्हारी एज ही बहुत कम है, अभी कुछ है ही नहीं तुम्हारी तो एज। इतनी साल की उम्र में, तो जितनी साल की उम्र में मैं हूँ ना, इतनी साल की उम्र में तैयारी करने बैठे सिविल सर्विस की, 25 साल के आसपास आएगा, और तुम कितनी कम उम्र में तैयारी कर रहे हो, सोचना ही नहीं बिल्कुल भी। 2 साल पूरे दो तमीज से, एक नहीं हो रहा ना, दूसरा साल दो, एक और, कि 1 साल और देंगे पूरा, एक बार तो पूरा तमीज देना पेपर, चाहे कुछ हो जा, दिल ठोक कर पेपर देना, पूरी तैयारी कर, अपना मन धन ठोक कर पेपर देना मुझे, ये मेरी अंदर की इच्छा, ये अपने आप में धारण कर लो। 1 साल नहीं हुआ ना, 1 साल में कंप्लीट नहीं है सिलेबस, तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे और तुम नहीं लिख पा रहे, छोड़ दो, 1 साल और लगाओ फिर पूरा, कि पेपर तो देना, एक बार पूरा दिल ठोक कर पेपर देना, अपने आप को छोड़ोगा, ये दिमाग में धारण कर लो, चाहे इस साल का धारण कर लो, चाहे उस साल का धारण, चाहे इस साल का धारण कर लो। जिसके 18 रैंक आई उसने कितने साल लगाए बेचारे ने, 5 साल लगा दिए। लोग कहने लगे उससे, पाओ क्या रैंक आएगी, वो खड़ा होगा, पता क्या कह रहा है बाहर खड़ा होगा, क्यों कह रहा क्या घंटा रैंक आएगी, 5 साल तो बिता दिए इसमें, घंटा रैंक आएंगे, 5 साल बिता दिए मैंने इसमें, 5 साल नहीं दिखा दे रहे, 5 साल बर्बाद कर दिए, उसे खुशी नहीं है, उसे दुख इस बात का उसके 5 साल बर्बाद हो गए, समझ आई बात है। तो दिमाग में धारण कर रखो, सब कुछ पढ़ लेना, एनसीईआरटी कुछ नहीं छोड़ना। दूसरा, एक बार अपना मन धन सब रोक को, सब चीज़ पूरी कर दो, तब एग्जाम देना मुझे, फिर देखती हूँ एग्जाम होगा या नहीं होगा। समझ में आया बात है, क्या समझे जा रही, पता लग गया? इसलिए कर्म भाई धीरे धीरे चलते रहो। हाँ कोई प्रॉब्लम आ गई तो अपनी स्पीड धीमी कर दो, लेकिन रुको ना। समझ में आया बात है, पढ़ो जरूर, चाहे आप कुछ भी पढ़ो। भाई एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है कोई ऐसा, सबके पास प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा मूर्ख तो वो पढ़ाई छोड़कर बैठे था, प्रॉब्लम सबके पास था, किसी के पास ऐसी प्रॉब्लम है, किसी के पास वैसी प्रॉब्लम है, किसी के पास ऐसी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सबके पास है। इंसान प्रॉब्लम से ही बना हुआ इंसान है, वो इंसान ही जब तक जब उसके पास प्रॉब्लम है, अगर नहीं है ना तो उसको बेहतरीन पता कौन है, जो कब्र में पड़ा हुआ सो रहा, टेंशन ही नहीं है, सो जाओ वहाँ जाकर लेट कर, तो मैंने थोड़ा ही कर रहा था। तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, किसी को टाइम की प्रॉब्लम है, किसी को घर की प्रॉब्लम है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है तो ही तो इंसान हो। सुकून चाहिए तो जाओ कब्र में लेट जाओ, बन जाओ डंगर, सुकून ही सुकून, टेंशन नहीं है, खाने की टेंशन है, तो प्रॉब्लम तो है ना, गलत बात थोड़ा ही है। तो प्रॉब्लम कब तक है, प्रॉब्लम जब तक जिंदगी, और जब तक रहेगी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का स्वरूप बदल जाएगा। समझ बात है। अभी तुम यंगेस्ट एज में हो तो अभी प्रॉब्लम कुछ और है, जैसे और एज बीतते तो प्रॉब्लम कुछ और हो जाएगी, प्रॉब्लम अपनी खुद की टेंशन कैरियर की हो जाएगी कि यार मैं कहाँ खड़ी बताओ, इतने साल बाद इतना टाइम बीत गया मुझे,
तब तब तुम अलग प्रकार की एंजाइटी फील होगी। फिर सोशल प्रेशर, तो अगर देखो सिविल सर्विस में जाना ना, मैं तो साफ साफ कहता हूँ, सिविल सर्विस में जाना ना तो सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना पड़ेगा। यू नो सोशल गैदरिंग, सोशल गैदरिंग, घर के सारे कैंडिडेट जिस इंडस्ट्री की बात नहीं करता अवॉइड, पड़ोस के दोस्त ताई चाची आंटी अवॉइड, रिश्तेदार कितने साल, एक साल बस मैच अवॉइड, दोस्त याद आ रही किसी की, प्रेम प्यार कहानी सब अवॉइड, कुछ नहीं है सब ड्रामा। ऐसा समझ लो, जो तुम्हें लग रहा है ना ये सिविल सर्विस की बात नहीं कर रहा, तुम डिमोटिवेट कर रहा है, अवॉइड। अंधो ही मंदो सुनो ही मत बिल्कुल भी कि तुम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें तेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, हो जाने दो, मुझे ज़िंदगी खराब करनी है अपनी, मज़ा आ रहा है तो बोलो मुझे ज़िंदगी खराब करनी है अपनी, अवॉइड करना सीखो ना। ऐसा समझ लो, सोशल मीडिया अवॉइड, इसे बोलते हैं सोशल गैदरिंग, ये सोशल गैदरिंग है सारा, ये तुम तबाह, ये तुम तबाह कर रहा, ये तो तुम तो एक नंबर के इंसान हो, ये तो तुम तबाह कर रहा, पहुंच जाओगे सिविल सर्विस। आम्रपाली का नाम सुना किसी ने? आम्रपाली, आम्रपाली का नाम नहीं सुना तुमने? आम्रपाली सबसे सुंदर स्त्री थी, सुना? बता क्या कहानी है, पता? आम्रपाली ना सबसे सुंदर स्त्री थी, समस्या एक थी, वो वेश्या थी। वेश्या जानते हो, जो अपना शरीर गिरवी रखती है। दिक्कत क्या थी कि उसको प्रेम की बहुत चाहना थी। जानते हो प्रेम, प्रेम का मतलब वही नहीं होता जैसे तुम समझते हो। प्रेम का मतलब सुकून हो, शारीरिक सुख नहीं, उसे सम्मान चाहिए था। अब वेश्या का कोई सम्मान नहीं करता, जो वेश्या वाली महिला है उनका कोई सम्मान नहीं करता। आम्रपाली की कहानी सुनाने जा रहा हूँ तुम्हें, सबसे सुंदर महिला थी, सबसे सुंदर। अब जो जिस राज्य में रहती थी ना वहाँ, उसके आसपास के 10 राज्यों के राजाओं की लाइन लगी रहती उसके बाहर, लेकिन वो किसी से भी अपने दिल की बात कभी नहीं शेयर कर पाई आम्रपाली। कोई कहानी पढ़ना चाहेगा, टाइम मिले जरूर पढ़ना, यूट्यूब पर मिल रही कहानी, कोई ना कोई बताई देगा। उसके बाद क्या हुआ एक दिन क्या हुआ, उसके घर के सामने से ना बहुत बड़ा महल था उसका, पैसे की कोई कमी नहीं आती, उसे सुकून चाहिए था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, बहुत बड़ा महल, पूरे महल में अकेली रहती थी। एक दिन अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी आम्रपाली, आसपास से जाते हुए गौतम बुद्ध के शिष्य देखे तुम ना, जिन्हें बौद्ध भिक्षु के नाम से जानते हैं। फिर 4 महीने तो वे बाहर रहते हैं और 8 महीने आश्रम में रहते हैं। 4 महीने तो बाहर रहते हैं, 8 महीने आश्रम में रहते हैं। उनकी व्यवस्था हो, बौद्ध धर्म हो, इस तरह की व्यवस्था हो। एक बौद्ध भिक्षु था, मुझे पहली बार बहुत सुंदर दिखाई दिया, रास्ते से गुजर दिखाई दिया उसको। जब दिखाई दिया उसको ना तो उसको प्रेम उमड़ाया उसको, वो तो वेश्या थी और सबसे सुंदर थी। वो नीचे उतर गई बालकनी से। बौद्ध भिक्षु को उसने कहा कि मैंने आज तक कभी नहीं किसी ने, जब बौद्ध भिक्षु की कहानी क्या थी, बौद्ध भिक्षु की कहानी इस तरह थी, बौद्ध भिक्षु ने उसे ना हाथ जोड़कर नमस्ते करी थी ऊपर। वो पहला टाइम था कि किसी वेश्या को पहली बार किसी इंसान ने नमस्ते करी, इतना सम्मान करा। इसी बात पर उसका दिल आ गया बौद्ध भिक्षु का, बौद्ध भिक्षु का नहीं, अमरपाली का। अमरपाली को बहुत सम्मान भाव प्रकट हुआ। जैसे अमरपाली थी, अमरपाली ने कहा कि महाराज मैं आपको खाने के लिए आमंत्रित करा, उसे खाने के लिए आमंत्रित कर दिया, अपने यहाँ भोज को बुलाया। उसने कहा जी ठीक है। उसके साथ अन्य बौद्ध भिक्षु भी थे, उन्होंने मना कर दिया, वो अकेला चला आया, उसे बुला लिया। उसने कहा महाराज अगर आपको, उसे तो पता था उसकी कि उसके सौंदर्य बहुत बढ़िया था ना, तो अपने सौंदर्य से वो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी, इतनी सुंदर थी वो आम्रपाली। तो जो बौद्ध भिक्षु था ना, बौद्ध भिक्षु की वाली बात थी, वह जाकर गौतम बुद्ध को बताई कि आपका शिष्य, आपका फेवरेट शिष्य हो, आनंद नाम उसका, ऐसे बन और वो ऐसे ऐसी हरकत कर रहा, तो आपका क्या मानना? उसने कहा ठीक, कोई बात नहीं, आने दो।
ये बात पता चली। अब आम्रपाली की इच्छाएं बढ़ती चली गई, कहने लगी महाराज हमने सुना आप 4 महीने बाहर रहते हो, मैं चाहती हूँ 4 महीने आप मेरे घर में रहो, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ 4 महीने। अब बौद्ध भिक्षु की खतरनाक बात हो तो कभी अपना ध्यान भंग नहीं कर सकते, मर जाएंगे मिट जाएंगे, नहीं तो बौद्ध सभा से बाहर निकाल दे जा। अच्छा बौद्ध धर्म की एक खास बात और, बौद्ध धर्म में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं आती है ना। अब जो आनंद था वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, समझ नहीं बात, उसने सारी घटना बताई कि महाराज मुझे एक महिला मिली थी। और वहाँ जितने भी लोग थे दूसरे आसपास बौद्ध भिक्षु थे, उसने बताया था महाराज ये एक वेश्या के पास गया था वो, उसने उससे 4 महीने अपने घर में रहने के लिए भी कहा, उसे बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी, इसकी जिंदगी खराब कर देगी। अब यह बात गौतम बुद्ध से स्वयं आनंद पूछी। आनंद ने पता क्या कहा, महाराज मुझे एक महिला मिली थी, मैंने हाथ जोड़ कर उसको प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद उसने मुझे भोजन पर आमंत्रित किया और अपने यहाँ 4 महीने अपने लिए यहाँ रहने के लिए भी कहा। अब गौतम बुद्ध के अंदर क्या विचार चल रहे हो। अब जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने पता क्या कहा, ठीक है कोई बात नहीं तुम जा सकते हो। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य को जाने की अनुमति दे दी। अब जितने भी बौद्ध भिक्षु थे वे काय करना स्टार्ट कर दिए, कैसा कैसा अनुमति दे दी, अपना बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अब गौतम बुद्ध ने पता क्या कहा उसने, कि मैं जब उसकी आंखों में देख रहा था ना तो मुझे उस महिला के प्रति उसकी आंखों में सम्मान दिखाई दे रहा था, रेस्पेक्ट, क्योंकि उसने महिला को महिला वेश्या नहीं कहा, महिला कहा, और तुमने सबने उसको वेश्या कहा। पहली खास बात। दूसरा, अगर वो सच्चा बौद्ध भिक्षु होगा ना तो कभी अपना ध्यान भंग नहीं करने रहा हो उसके पास 4 महीने। आम्रपाली बहुत सुंदर थी, पूरी राज्य की सबसे सुंदर महिला थी वो। 4 महीने के बाद ना फिर वो अपने बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, पीछे पीछे आम्रपाली भी चली आई। क्या हुआ होगा, प्रणाम करा गौतम बुद्ध को, आम्रपाली ने प्रणाम करा, एक ही बात बोली, महाराज मेरा रूप सौंदर्य आपके बौद्ध भिक्षु का ध्यान भंग नहीं कर पाया, और मैं भी ये सीख चुकी कि जिंदगी में भोग विलासी सब कुछ नहीं होता, शारीरिक संतुष्टि जिंदगी में सब कुछ नहीं है, ध्यान भी कोई चीज हो। अब मेरी मनोवृत्ति परिवर्तित हो चुकी, मनोवृत्ति जानते एटीट्यूड बदल चुका, और मैं ध्यान में बैठना चाहती हूँ। समझे नहीं तुम, आया समझ में। 4 महीने में इसका आकर्षण हो गया, इसका इतना ध्यान था, इतना ध्यान लगाए हुए थे कि मेरी रूप और सौंदर्य आकर्षण शक्ति इसका ध्यान नहीं भंग कर पाई। आपने क्या सिखाया, आज तक मैं नहीं जानती थी कि दुनिया में ऐसा भी कहीं हो, इतना भी सुकून कहीं हो, तो अन्य चीजों में भी सुकून हो। समझ में आया बात यार, बस उन्हें हम देखना नहीं चाहते, वो हमारे आसपास ही हो। आम्रपाली छोड़कर बौद्ध संगति में चलेगी, बौद्ध धर्म में चलेगी, और बौद्ध धर्म अपना कर ध्यान में बैठ के जाएगा, मनो एटीट्यूड बदल गया उसका। कैसे बदल गया, दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने था, व्यक्तियों के संपर्क में आने से एटीट्यूड बदलते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में आने था बदल गया, सब कुछ बदल गया आम्रपाली का। आए समझ में। अब वो सुकून कहाँ तलाश रही थी, सुकून ध्यान में तलाश रही, उसे किसी विशेष व्यक्ति की जरूरत नहीं है। क्या वो गौतम बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था आनंद उसके साथ रही नहीं रही ना, अब सुकून देखो उसने कहाँ तलाश था। समझ में आया बात है। तो ऐसे भी कहानी बदलती जा सकती है। क्या सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला, क्या कुछ नहीं, क्या सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला, बोल। तो लगा ला पढ़ाई को, ध्यान, फोकस। क्या सीखने को मिला, ये सीखा, क्या सीखा,
जो सीखे बता। घर बैठ के सीखती हो, चलता तेरा दिमाग नहीं चलता ना, तो बस ये जो लिपट बुलाया तुझे पढ़ने खातिर, क्या सीखने को मिला है? हाँ, समझ आई बात है। किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क में जाने तो ना एटीट्यूड बदल जाता। समझ में आया बात? यार एक अच्छा इंसान वही हो जिसे सुनने के बाद तुम वो ना रहो जो पहले थे। तुम 3 दिन घर रहो तो क्या फील हो, फिर यहाँ सुनने के बाद जो शांति महसूस हो वो अलग ही हो। ऐसा लगा हम सब चीज कर सका। ऐसा किसे किसे लगा? ये क्या हो, संपर्क में रहने की बात हो। समझ की बात है। अच्छा घर रहोगे तो पता ही नहीं चलना क्या करना। समझ में आया बात है? चलो नोट करो सब। तो नाइट्रोजन चक्र समझाएंगे। पहले नाइट्रोजन के बारे में समझ लो, नाइट्रोजन है क्या भला। थोड़ा नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा थोड़ा फैक्ट पता होना चाहिए। नाइट्रोजन है क्या? ये हमारा वातावरण, हमारे वातावरण में ना नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। सबसे मात्रा में अगर कोई गैस पाई जाना, नाइट्रोजन एक प्रकार की गैस है। आए समझ में? सर्वाधिक मात्रा में अगर पृथ्वी वातावरण में कोई गैस पाई जा, तो उस गैस का नाम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का जो अणु सूत्र हो N2 पता ही होगा। आए समझ में? अब प्राकृतिक रूप से पाई जाए वातावरण में, प्राकृतिक रूप से पाई जाए, यूं नहीं कोई बना रहा सा। आए समझ में? प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन पाई जा, वो भी हमारे वातावरण में 78% पाई जा। 78% नाइट्रोजन और 21% के आसपास ऑक्सीजन है ना। 21% ऑक्सीजन और जो बाकी बच जाना वे अन्य गैसें। 0.03% मैंने तुम्हें बताया था कार्बन, CO2 मौजूद है। CO2 बोल दो, कार्बन CO2 मौजूद है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ आई है? ये नाइट्रोजन हमारे पास मौजूद है, नाइट्रोजन हमारे वातावरण में मौजूद है। अब ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारे वातावरण में मौजूद है, लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी तुम्हारे शरीर के अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद है। तुमने प्रोटीन का नाम सुना होगा, खाना खा रहे तो प्रोटीन नहीं मिलता, प्रोटीन के अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद हो। और नाइट्रोजन फिर हमारे अंदर जागी, फिर हमारे अंदर तो उत्सर्जित हो जाए नाइट्रोजन, फिर वातावरण में पहुंच जाओ। यस, ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन वातावरण में मौजूद है। नाइट्रोजन तो पहले हमारे पास आ गई, वह किसी रूप में आ गई, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसा आ गई। और हमारे पास था ना, फिर वह कहीं और जागी, फिर यहाँ से फिर सीधी वातावरण में पहुंच जाएगी। पूरा एक चक्कर नहीं चलेगा। किसका चक्र चलेगा? नाइट्रोजन का। यही समझना कैसा हो रहा, हो क्या रहा, ये तो समझना हो क्या रहा। बात समझाइए। पेड़ पौधे हों, जो पेड़ पौधे हैं बड़े हो, पेड़ पौधों में जो वृद्धि हो ना, किस तत्व के कारण वृद्धि हो रही? नाइट्रोजन के कारण। आया समझ में? दलहन फलीदार पेड़ देखे तो, फलीदार पेड़ जिसमें दाल लगती है, जिसमें दलहन फलीदार जो पेड़ हो, अगर उनमें ग्रोथ का एक कारण है ना, तो वही बात है, ग्रोथ का कारण उनमें वृद्धि कैसे हो रही, तो उसके अंदर भी बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन मौजूद हो, उसकी जड़ों में नाइट्रोजन पाया जा, और नाइट्रोजन उनमें ग्रोथ करती है। पेड़ पौधों में ग्रोथ का कारण यही हो। पेड़ पौधों में सेल्यूलोज पाया जा, उसके में बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन हो। बात समझ में आया बात है? तो प्रोटीन के अंदर में नाइट्रोजन हो। दूसरा, तो जो तुम्हारा शरीर है ना, इस शरीर के अंदर बड़ी मात्रा, ये पूरा शरीर कोशिका को चाल है, और कोशिका के अंदर पाया जा केंद्रक, और केंद्रक के अंदर पाया जा क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के अंदर पाया जा डीएनए। और जो डीएनए हो ना, डीएनए का पूरा नाम हो डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब न्यूक्लिक अम्ल, और जो न्यूक्लिक अम्ल है ना, वो नाइट्रोजन का ही बना हुआ हो। इसका मतलब हमारी पूरी बॉडी के अंदर बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन मौजूद है। तो नाइट्रोजन तो कहाँ बच कर जाओगे? हर जीवित चीज में नाइट्रोजन है, हर जीवित चीज में, जिसके अंदर कभी कभी जीव रहा होगा या डीएनए रहा होगा ना, उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। लकड़ी जलाओगे ना, उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, जीवित होती हुआ कभी ना कभी। कुछ भी चीज जलाओगे ना तुम, उसमें नाइट्रोजन पक्का निकलेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे। समझ गए तुम भाई? कुछ भी चीज जलाओगे तुम, उसके अंदर तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे। नाइट्रोजन हर जीवित चीज जिसमें कभी सांस या प्राण ना होगा ना, सजीव चीज रहेगी, उसके अंदर पक्का नाइट्रोजन मौजूद है, क्योंकि नाइट्रोजन डीएनए में पाई जा, और डीएनए जंतु में पाई जा, और पौधे में पाई जा, और मनुष्य में पाई जा। डीएनए हर चीज में डीएनए होगा। डीएनए होगा तो न्यूक्लिक एसिड होगा, अगर न्यूक्लिक एसिड होगा तो नाइट्रोजन होगा, अगर नाइट्रोजन होगा तो उसका मतलब उसके अंदर बड़ी मात्रा में, पक्की बात है, नाइट्रोजन मौजूद। नाइट्रोजन फिर उसे जलाने हुआ बाहर निकलेगा ही निकलेगा। हाँ सुनो।